हेलो। है गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ होमवर्क दिए थे, 5 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपने किए होंगे। और नहीं किए तो भाई आप ही की तकलीफ है, हमारा तो हो चुका है। करते हैं चारों पांचों क्वेश्चन को ना। हम्म। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया था? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 4, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एट बिगनिंग और एन्युटी एट एंड। सबसे पहले लिखिए एन्युटी एट बिगनिंग। एक सेकंड, बिगनिंग की स्पेलिंग सही है या नहीं है? कन्वर्ट टेक्स्ट। क्या होती है भाई बिगनिंग की स्पेलिंग? एन्युटी एट बिगिनिंग है अगर, तो देखिए भाई कब कब इंस्टॉलमेंट होगी? 0, 1, 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली आज ही होगी, 1, 2 और 3। कितना कितना इंस्टॉलमेंट है? अमाउंट है 10,000, 10,000, 10,000। शुरुआत में थोड़ा आराम से करें, हो सकता है कि टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 10,000 तो आज की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 1। इसकी क्या हो जाएगी? 10,000 डिवाइड बाय, रेट कितना है? 15% है, तो 1.15। इसका कितना है? सर सीधा कैसे करवा रहे हैं, समझाइए तो सही। समझाइए पीछे वाले सारी क्लासेस के अंदर। अब जो है वो सिर्फ अपन इसको क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये होमवर्क दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने किए होंगे। 10,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.15 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 2 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 3। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ले लो कॉमन, 1 + 1 डिवाइड बाय 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 3। 1, 2, 3 और +1, ये हो जाएंगे आपके 10,000 इंटू 3.28। तो ये आपका 10,000 हो गया। इन सारों की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 32,832 रुपये। क्लियर है? अगर यहीं पर एन्युटी होती एट द एंड, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता? पहले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे। 10,000 डिवाइड बाय 1.15 पहले इंस्टॉलमेंट का, दूसरे इंस्टॉलमेंट का 10,000 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 2 दूसरे साल का 2 बार भाग जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 3 और 10,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 4। वही 10,000 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 के पावर 2, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 के पावर 3,
ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 4। 2 3 4 जीटे 10,000 इंटू 2.8549 इंटू 10,000 28,549। देखो, और लॉजिकल भी थोड़ा सोचे तो आप सोच के भी कर सकते हैं। देखो 4 इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट आज दे रहा है, एक पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, और एक है जो क्या कर रहा है, पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, चौथे साल के अंत पे। तो आपको खुद से सोचने पे समझ आ रहा है कि दूसरे वाले केस के अंदर ब्याज का अमाउंट ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट में भी ब्याज है, दूसरे वाले केस में क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे उसमें भी ब्याज का है, तो ब्याज से हटाने के बाद उसकी भी परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज का अमाउंट हटेगा, दूसरे वाले में और ज्यादा हटेगा, तीसरे वाले में और ज्यादा हटेगा, चौथे वाले में और ज्यादा हटेगा। तो यहाँ परसेंट वैल्यू कम होगी। पहले वाले केस में क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट आज ही है तो उसकी परसेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें कुछ ब्याज है ही नहीं, तो उसमें सीधा डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। दूसरे इंस्टॉलमेंट पहले साल के अंत पे तो उसमें ब्याज हटेगा लेकिन उसमें कम होगा इन कंपेरिजन टू सेकंड वाले केस में, क्योंकि सेकंड वाले केस के अंदर सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड ईयर के एंड पे तो वहां पर 2 बार भाग होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है 0 1 2 3 है और यहाँ है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या है, पहले के अंदर ब्याज है ही नहीं, इसमें इसके कंपैरिजन में ब्याज कम जुड़ा हुआ है, इसके कंपैरिजन इसमें ब्याज कम जुड़ा हुआ है, इसके कंपैरिजन में इसमें ब्याज कम जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो ज्यादा आएगी और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। फ्यूचर वैल्यू के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू अगर होती तो क्या होता, 0 1 2 3 और 1 2 3 और 4 पहले इंस्टॉलमेंट आज ही जमा करवाई तो पूरे 4 साल का ब्याज मिलेगा, इसमें 3 साल का, इसमें 2 साल का और इसमें 1 साल का। इसमें पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे है तो फर्स्ट ईयर का ब्याज तो मिलेगा नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 3 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज और 1 साल का ब्याज। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उस केस के अंदर, इस केस के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो किस में ज्यादा होगी, इस वाले केस में ज्यादा होगी, इस केस के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है भाई? दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ। सेम क्वेश्चन, बस इसमें क्या किया गया, ये फिर बिगिनिंग की स्पेलिंग यही है क्या, मैंने चेक ही कर लेता हूँ यार भाई, स्पेलिंग में ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा ना, हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट है, एन्युटी एट बिगनिंग 0 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2। अगर एन्युटी एट एंड है तो पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, चौथे साल के अंत पे। यहाँ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। पहले फ्यूचर वैल्यू के टाइम सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में। लास्ट इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के अंत पे जमा करवा रहे हैं, 4 साल बाद कितना मिलेगा, तो इस पे भी 1 साल का ब्याज मिलेगा। 1.15 के पावर 1, 1.15 के पावर 2, 1.15 के पावर 3, 1.15 की पावर 4। इस केस के अंदर देखें 10,000 10,000 10,000 और 10,000। चौथे इंस्टॉलमेंट चौथे साल के अंत पे, तो इस पे कुछ ब्याज मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा 1.15 की पावर 1, इस पे कितना मिलेगा 1.15 की पावर 2, इस पे कितना मिलेगा 1.15 की पावर 3। तो इस वाले केस में करें अगर, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1.15 प्लस 10,000 इंटू 1.15 की पावर 2, 10,000 इंटू 1.15 की पावर 3, 10,000 इंटू 1.15 की पावर 4। ये कर दो, 10,000 कॉमन ले लो, 1.15 प्लस 1.15 का स्क्वायर प्लस 1.15 का क्यूब प्लस 1.15 की पावर 4, जो कि आ जाता है आपका। सर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपका सीधा ऐसा कैलकुलेशन नहीं आएगा, आपको ये फ्यूचर वैल्यू दे रखी होगी, कैसे दे रखी होगी वो सारा हम बता देंगे। कितना बनेगा 57,423 रुपये। ठीक है, इस केस के अंदर अगर बात करें तो क्या है,
लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना? 10,000 इंटू 1, 1.15 के पावर 1, और 1.5 के पावर 3। ठीक है, 10,000 ले लो कॉमन, 1 प्लस 1.15 प्लस 1.15 का स्क्वायर प्लस 1.15 का क्यूब, 1.15 इंटू 1, 1 2 3, ये आपका बनेगा 49,933। क्लियर है? फ्यूचर वैल्यू में कहा था हमने कौन से वाले केस के अंदर ज़्यादा बनेगी, वो हमने पहले इसमें बात की थी। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक का? उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दिया था, हाउ मच राम शुड इन्वेस्ट एवरी ईयर टू गेट, कितना? 7 लाख है। 7 lakh at the end of fourth year if rate of interest is 10% per annum and Ram invest at the beginning of the year or at the end of the year। देखो बिगनिंग वाला केस, उस केस के अंदर कब होगा? 0 1 2 3, और एंड वाले केस में कितना होगा? 1 2 3 और 4। अमाउंट कितना जमा करेगा पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ब्याज कितना मिलेगा, रेट कितनी है? 10% है, इंटू 1.10 इंटू 1.10 के पावर 2 इंटू 1.10 के पावर 3 इंटू 1.10 के पावर 4। क्लियर है? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस के अंदर? ए इंटू 1.10 प्लस ए इंटू 1.10 के पावर 2। सर बहुत सारी कैलकुलेशन, एक बार समझने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कि पावर 3 और ए इंटू 1.10 की पावर 4। अभी इसको समराइज भी कर लेंगे। फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए अपने को? 7 लाख चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू की जगह कितना रख देते हैं? 7 लाख। ए को क्या कर दो, कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 1.10 प्लस 1.10 के पावर 2 प्लस 1.10 के पावर 3 प्लस 1.10 के पावर 4। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो पुरानी वाली क्लास है उसको स्लो आराम से धीरे धीरे देखें, ताकि आपको आपके डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाए। क्योंकि समझिएगा, जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करने होंगे, और जैसे ही एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप धड़ल्ले से कर सकते हैं भाई। जब आप बाइक चलाना सीख रहे होते हैं तब चलाते वक्त, जब सीख रहे होते हैं तब आप धीरे धीरे चलाते हैं, फिर उसके बाद में आप किसी भी तरीके से चलाओ आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। क्लियर है? तो ये हो गया 1.10, 1 2 3 और 4, इनकी वैल्यू आ गई टोटल मिला के ए इंटू 5.1051 इज इक्वल टू 7 लाख। तो ये हो गया 7 लाख डिवाइडेड बाय 5.1051, जो कि आ रहा है ए इज इक्वल टू 137,117। तो 1,37,117 रुपये अगर आप हर साल जमा करवाओगे तो आपके 7 लाख बन जाएंगे। मतलब कि आप 4 साल में जमा करवा कितना करवाओगे? इंटू 4, 5,48,471 जमा करवाओगे, बाकी का आपका ब्याज मिल के टोटल 7 लाख हो जाएगा। यहीं पर अगर इससे इसके दूसरा केस देखें कि अगर एन्युटी एट द एंड होता तो उस केस के अंदर कब कब जमा करवाते? 1 2 3 और 4। लास्ट के अंदर जो भी ब्याज जमा कर, उस पर कुछ ब्याज मिलता है क्या? नहीं। इस पर कितना मिलता है? ए इंटू
1.1 की पावर 1। इस पे कितना मिलता है, ए इंटू 1.1 की पावर 2। इस पे कितना मिलता है, ए इंटू 1.1 की पावर 3। तो भाई देखिए समझिएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कितना, 7 लाख, बराबर ए वही कॉमन इंटू कितना, 1 प्लस 1.1 की पावर 1 प्लस 1.1 की पावर 2 प्लस 1.1 की पावर 3। 1 2 3 जीटी प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 7 लाख इज इक्वल टू ए इंटू 4.641। तो ये हो जाएगा आपका 7 लाख डिवाइडेड बाई 4.641, 1,50,829 रुपये। अगर आप हर साल के अंत पे जमा करवाओगे तो आपको 5 साल में जमा करवाना, 4 साल में जमा करवाना पड़ेगा लगभग 6,03,318। तो अब आप ये लॉजिकल सोच पा रहे हैं कि भाई आप जितना लेट जमा करवाओगे उतना आपको ब्याज कम मिलेगा, और जितना पहले जमा करवाओगे उतना ब्याज ज़्यादा मिलेगा। ऊपर वाले केस में क्योंकि आपने शुरुआत में जमा करवा दिया था, तो आपने टोटल अप्रोक्सीमेटली कितना जमा करवाया था, यहाँ जैसे अप्रोक्सीमेटली आपने टोटल जमा करवाया 4 साल 6,03,318, और ऊपर वाले केस में कितना करवाया, 1,37,117 इंटू 4, 5,48,468। यहाँ पर कम जमा करवाया और यहाँ पर आपने ज़्यादा जमा करवाया, लेकिन फिर भी आपको दोनों का मिला के टोटल पैसा कितना बन रहा है, 7 लाख। रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर वाले केस में आप पहले जमा करवा रहे हो तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। भाई एक मैं आज पैसा जमा करवाता हूँ, एक 6 महीने बाद जमा करवाता हूँ, अगर मैं आज जमा करवाता हूँ तो पूरे साल का ब्याज मिलेगा, 6 महीने बाद जमा करवाऊँ तो बाकी बचे 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। If the RAM ABC, sorry, if ABC Limited get from a project 10,000 annually for 4 years and rate of interest is 10% per annum, what total present value ABC Limited would get? सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा है, बस इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है। अगर वो बिगनिंग है और अगर एंड है, बिगनिंग है तो 0 1 2 3, यहाँ है तो 1 2 3 और 4। 10,000 10,000 10,000 और 10,000। 10,000 और 10,000। बाकी क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, कोई चेंज नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहाँ पर भी अमाउंट 10,000 था, यहाँ रेट ऑफ 15% और यहाँ रेट 10%। बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो समझनी होगी कि भाई एक प्रोजेक्ट है उससे 10-10 हज़ार मिलेंगे एनुअली। अगर बिगनिंग है तो मतलब कि पहला कब मिलेगा, आज मिलेगा, फिर पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे। अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या कर दोगे, 10,000 ले लो कॉमन। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना होगा, सबसे जो पहले इंस्टॉलमेंट है उस पे तो किसका भाग देना होगा, किसी का नहीं, एक का ही देना होगा क्योंकि वो तो आज की वैल्यू है। उससे पहली वाली पे 1.10, उससे पहली वाली पे 1.10 की पावर 2, और सॉरी उससे आगे वाली पे 1.1 की पावर 3। भाई ये भाग 1 जाएगा, इसका में भाग 1.1 की पावर 1 जाएगा, इसमें भाग 1.1 की पावर 2 जाएगा, इसमें भाग 1.1 की पावर 3 जाएगा। सर क्यों जाएगा, थर्ड ईयर के एंड पे एक बार भाग दोगे, सेकंड ईयर के एंड पे आ जाएगा एक बार भाग दोगे, और तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आ जाएगा एक बार और दोगे तो आज की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 1.1 के हिसाब से। तीन 48,68 रुपये, 34,868 रुपये। यहीं पर इस वाले केस में अगर बात करोगे 10,000 वही कॉमन, पहले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे है तो उसमें 1.1, उससे पहली वाली पे, उससे आगे वाली पे 2, उससे आगे वाली पे 3, उससे आगे वाली पे 4। 1 2 3 और 4, 10,000 इंटू 3.1698, 31,698।
क्लियर है। इफ ए प्रोजेक्ट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख and in the return project will generate cash flow for 25,000 at the end of every year for next 5 years, should we accept proposal? If yes, how much we will earn? Rate of interest जो वो 8% पर एनम। देखो वो कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें आज जो वो 1 लाख रुपए जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट बदले में क्या करेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल, 5 साल तक क्या करेगा, हर साल के अंत पे कितने कितने पैसे देगा, 25,000 रुपये। वो कह रहा है कि क्या हमें प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 25,000 है, सॉरी 8% है। तो देखो ये जो 1 लाख है ये आज की वैल्यू है, ये 25,000 पहले साल के अंत पे, ये दूसरे साल के अंत पे, ये तीसरे साल के, ये चौथे साल के, ये 5वें साल के। क्या इनको कंपेयर किया जा सकता है? क्या नहीं। कंपेयर क्यों नहीं किया जा सकता भाई? कंपेयर तब कर सकते हो जब आप सारे जो वो एक लाइन पे एक इक्वल पे खड़े हो। यहाँ पर ये जो पैसा है वो आज की वैल्यू है, ये 1 साल बाद की है। तो इन सब की क्या करो, या तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, या सबको सेकंड ईयर पे करो, या फर्स्ट ईयर पे करो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सारों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये तो 0 ईयर पे, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू है। ये 25,000 1 साल बाद है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.08 की पावर 1। इसकी क्या हो जाएगी, 1.08 की पावर 2। इसकी क्या हो जाएगी, 1.08 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 1.08 की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, 1.08 की पावर 5। क्लियर है। तो कितना पैसा मिलेगा, 25,000 कॉमन ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 के पावर 2, 1.08 की पावर 3, 1 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 4, 1 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 5। 1 2 3 4 5 GT इंटू 25,000, कितना पैसा मिलेगा, 99,817। जो पैसा आपको टोटल मिला है उसमें से अगर ब्याज ब्याज का अमाउंट हटा दें तो टोटल पैसा कितना बचेगा, 99,817। एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1 लाख रुपए लगा रहे हो, और जो टोटल बच रहा है ब्याज के अलावा, ब्याज का तो अल्टीमेटली हम एफएम के अंदर ये हमेशा मानेंगे कि पैसा हमारे पास नहीं, हम किसी से उधार लेके आ रहे हैं, तो हमारा ब्याज वगैरह देने के बाद हमारे पास पैसा बचेगा 99,817। क्या ये प्रोजेक्ट आप करना पसंद करोगे? एक प्रोजेक्ट ऐसा जो आप 1 लाख रुपए लगाते हो और आपको 99,817 मिलते हैं, तो 182 का लॉस आएगा। क्लियर है। तो ये है सारा का सारा आपका एफएम का यहाँ तक का जो एन्युटी का कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको वापस और अच्छे से देखिएगा। अब इसके अंदर एक आता है परपेचुटी। क्या होता है परपेचुटी? इसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, लेकिन इनफाइनाइट टाइम। जैसे समझिएगा सर, ऐसा कभी होता है क्या? देखिए इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है क्या, समझिएगा। जैसे आपको 2 ऑप्शन दिए गए कि एक काम करो, आप 10 लाख रुपए लेके जाओ। मान लीजिए आपकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसके बाद में आपके पिताजी ने कहा 10 लाख रुपए ले लो एक बार आज की डेट में, फिर मेरे से 1 रुपया मत मांगना। या फिर आपको कहा कि एक काम करना, हर साल जो है वो आना और 1-1 लाख रुपए लेके जाना। हमने कहा कब तक? उन्होंने कहा जब तक जियोगे ना तब तक 1-1 लाख रुपए हर साल आना, और हम आपको 1-1 लाख रुपया जो है वो देंगे। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सर? जाहिर सी बात है 1-1 लाख रुपया जो है ये वाला केस जो वो हम सेलेक्ट करेंगे। समझिएगा ऐसा सीधा नहीं करना। आप कॉमर्स स्टूडेंट, आप सीधा कहाँ जाओगे, ये दोनों प्रपोजल जब आप क्या है बैंक के अंदर जाना, बैंक के अंदर जाके उनसे पूछना कि रेट क्या है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि रेट जो है वो हमारी, बैंक कह रहा है कि हम 10% ब्याज देते हैं। क्लियर है। तो इस 10% से क्या इस 1 लाख रुपए पर एन जो हर साल मिलते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है क्या? समझिएगा। तो इसकी फॉर्मूला होता है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस नहीं होता है यहाँ पर, सीधा इंटरेस्ट रेट होता है।
तो इंस्टॉलमेंट कितनी हर साल आपको कितने दिए जा रहे हैं 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 0.10, 10% मतलब 10/100, ठीक है, मतलब 0.10, तो ये कितना आ गया 10 लाख। तो ये कह रहा है कि आपको जो 1-1 लाख रुपए आपको वादा किया गया है कि आपको जीवन भर जो मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख ही है। आपने कहा कि नहीं सर ये तो फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। भाई एक काम करो, आप अपने पिताजी से 10 लाख रुपए आज ही ले लो, ठीक है, ये जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक का 1 साल का ब्याज कितना होगा 10 लाख पे, 10% के हिसाब से कितना होगा 1 लाख। हर साल के अंत पे जाके 1 लाख रुपए विड्रॉ कर देना, फिर अगले साल वापस 10 लाख पे 10% के हिसाब से कितना होगा 1 लाख, फिर 10% पे कितना होगा 1 लाख, फिर 10% पे कितना होगा 10 लाख पे कितना होगा 1 लाख। तो कब तक मिलेगा, जब तक आपका मूल है तब तक रहेगा, मतलब मूल कब तक है, प्रिंसिपल अमाउंट कब तक है, वो आजीवन काल रहेगा, तो ये आपको 1-1 लाख बैंक वाले देते रहेंगे। तो परपेचुटी की इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट की जा सकती है, ये तो होती है नॉर्मल परपेचुटी। अब आपके आपको एक नया ऑप्शन दिया गया। अब उन्होंने भी समझ लिया कि भाई बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो गया, होशियार हो गया है, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर बेटा इधर आ, हम तुमको 2 ऑप्शन देते हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, कि या तो तुम 11 लाख रुपए ले लो, ठीक है, या फिर तुम 1 लाख रुपए पर एनम ले लो। हमने कहा कि वो तो हमने 10% से देखा है, हम 11 लाख ले लेंगे, तो ताकि 11 लाख पे हमें 10% के हिसाब से हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता है, तो 11 लाख पे 1,10,10,000, 1,10,10,000 मिलेगा, तो हमें ऑप्शन ये वाला पसंद है। उन्होंने कहा कि नहीं सुनो, और उसके अलावा हम क्या करेंगे 2% हर साल आपको क्या करेंगे ग्रोथ देंगे। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा पहले साल 1 लाख देंगे, दूसरे साल 1 लाख प्लस 2%, 1,02,000 देंगे, उसके बाद में तीसरे साल 1,02,000, उसमें फिर 2% जोड़ के देंगे, मतलब हम आपको देंगे 1,04,040 रुपए। हमने कहा अब कैसे, उन्होंने कहा अब बताओ कैसे करोगे प्रेजेंट वैल्यू। तो इसे कहते हैं हम ग्रोइंग परपेचुटी, कि भाई ऐसी परपेचुटी जो क्या हो रही है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो हमने कहा कि कैसे कैलकुलेट करें, तो उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। क्लियर है। इंस्टॉलमेंट कितनी है 1 लाख, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, वही 10% है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। 10% मतलब कि 0.10, 1 प्लस नहीं है ना, सीधा 0.10 होगा। 10% मतलब 10/100 मतलब 0.10, माइनस 2% मतलब 0.02, कितना हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.08, 1 लाख डिवाइड बाई 0.08, ये हो गया आपका 12,50,000 कि आपकी जो टोटल मिलेगी जीवन पर आपको, उसकी वैल्यू कितनी होगी 12,50,000। सर हम कैसे मान ले 12,50,000, मान लीजिए आप 12,50,000 आज ले लेते हैं और ये बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पे आपका टोटल पैसा कितना बनेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा 12,50,000 पे 10% के हिसाब से कितना हो गया 1,25,000। क्लियर। आपको उनको पेमेंट कितना करना है, पहले साल 1 लाख, फिर हर साल उसमें 2-2% इंक्रीज करना है 1 लाख। तो बाकी का वापस इन्वेस्ट कितना करोगे, री इन्वेस्ट करो, कितना करोगे भाई, ब्याज मिला आपका 1,25,000, आपको बैंक ने दिया 1 लाख, क्योंकि आपकी कंडीशन ये थी कि 1 लाख और हर साल 2% की ग्रोथ देनी है, तो री इन्वेस्ट कितना करोगे 25,000। तो अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 12,50,000 प्लस 25,000, या यूं समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है 25,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कितने पे 12,50,000 पे। तो 100 पे कितना बढ़ा है इन्वेस्टमेंट आपका 25,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो कितना परसेंट बढ़ा आपका 2% आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। क्लियर है। तो उस हिसाब से 2% अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ब्याज भी 2% से बढ़ेगा। सर कैसे, 1 साल का और करके बताइए। आपके टोटल पैसे कितने हो गए 12,75,000। क्लियर है। सेकेंड ईयर में 12,75,000 पे 10% के हिसाब से पैसा कितना बनेगा आपका 1,27,500। अब आपको कितना देना है बैंक वाले को
1 लाख प्लस 2% मतलब कि कितना देना, 1,02,000। बाकी री इन्वेस्ट के लिए कितना बचेगा, 1,27,500 में से 1,02,000 दे दिए तो बाकी कितने बचे, 1,27,500 में से 1,02,000 आपने दे दिए तो बाकी बचे 25,500। ये 25,500 री इन्वेस्ट करोगे तो अब आपके कितने थे, 12,75,000 थे। अब उसमें इन्वेस्टमेंट और कितने का कर दिया आपने, 25,500, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है, 25,500 डिवाइडेड बाय 12,75,000 इंटू 100। 25,500 डिवाइडेड बाय 12,75,000 कितने से बढ़ा है, 2% से। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2% से बढ़ेगा तो ब्याज आपका 2% से कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ये क्या होता है, परपेचुटी। सर ये आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन ये काम कहाँ आएगा, आपको मैं सिर्फ बता देता हूँ। जैसे के ई का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन सॉरी उसकी प्रेजेंट वैल्यू के ई माइनस जी। ये कुछ भी नहीं है, इक्विटी जो है वो एक तरीके से क्या है, कंटिन्यूस है। तो उसका डिविडेंड, ये उसकी इंटरेस्ट रेट, ये उसकी ग्रोथ रेट, ये ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला है। उससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी इक्विटी के, आगे आप जब पढ़ोगे तब। क्लियर है। तो ये परपेचुटी वगैरह इनकी के फॉर्मूले से जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो वो बनी है। एक लास्ट चीज़ इसके अंदर और जो है वो समझने लायक है, वो है लोन अमोर्टाइजेशन। लोन अमोर्टाइजेशन किस तरीके से, जैसे कि अपन एक ये पहला क्वेश्चन कहाँ था, देखो जैसे आपने लोन लिया है 28,500, जैसे कि आपने लोन लिया 28,549 का, जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं 10,000 इंटू 4 इंस्टॉलमेंट पे। वो सारी एंड वाली है ना, बिगनिंग वाली अगर क्वेश्चन बोलता है तो ही होता है, बाकी नॉर्मली यही होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 15% है। आपसे पूछा जाए कि हर इंस्टॉलमेंट पे जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 10,000 की, उसमें से ब्याज का अमाउंट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कहते हैं लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, कि लोन के अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये बिगनिंग में भाई बी आई है या बी ई है वो आप देखिएगा। उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट एंड। देखो आपने क्या किया, मान लीजिए 28,549 रुपये का लोन लिया है। ये रहा आपका 28,549 रुपये का लोन लिया। आपने कहा कि मैं 10,000 रुपये की आपको 4 इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, और ये प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी और इस तरीके से बनता है। तो वो किस तरीके से बनता है, देखो तो पहले साल 28,549 पे 15% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा, 4,282.35, ठीक है। तो ये जो आपने 10,000 दिए उसमें से 4,282 रुपये तो आपने किसके लिए दिए, इंटरेस्ट के लिए दिए। तो आपने प्रिंसिपल का कितना दिया, 10,000 में से 4,282.35 रुपये तो आपने ब्याज के दे दिए। तो प्रिंसिपल के कितने जमा करवाए आपने, उसको प्रिंसिपल के कितने दिए, 5,717.65। अब आपके टोटल 28,549 बाकी थे प्रिंसिपल, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 5,717.65 जमा करवा दिए।
तो आपका बाकी कितना बचा 28,549। तो आपका पैसा बचा है 22,831.35। पूरी टेबल बनेगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब 22,831.35 है, फिर आपने 10,000 का इंस्टॉलमेंट जमा करवाया। अब इस पे 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा 22,83.135। सॉरी 15% है ना, 22,831.35 इंटू 15%, कितना 3424.70 माइनस 10,000। 10,000 में से 3424 गए तो ये बचे 6576। अब आपके टोटल बाकी थे 22,831, जिसमें से 6576 रुपये आपने प्रिंसिपल जमा करवा दिया। तो 22,831 माइनस 6576, तो आपके कितने बचे 16,255। मैं टेबल बना के कुछ बात समझाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं टेबल पहले बना दूं फिर आपको मैं ये सारी चीज समझाता हूँ। 16,255 10,000 और 15% के हिसाब से 16,255 पे 15% के हिसाब से ब्याज कितना लगा 24,38.25। पॉइंटों के बाद वाला मरने देते हैं, माइनस 10,000 7561। 16,255 बाकी था, जिसमें से 7561 आपने वापस जमा करवा दिए। तो आपके कितने बोले बचे 16,255। आपके बचे 8,693.25। 8,693.25 पे 15% के हिसाब से ब्याज बनता है आपका 1303 माइनस 10,000। तो ये आपका बनता है 8696 बन रहा है, लेकिन 93 अप्रोक्सीमेटली वो अपन ने पॉइंटों का नहीं किया तो इस वजह से 0। ये लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने किसी से लोन लिया 28,549 रुपए का, और मैं उसे 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ 10,000 रुपए से 15% के हिसाब से। ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, पहला क्वेश्चन उसी का डाटा, जो वो कल जो होमवर्क था पहला क्वेश्चन उसी का डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई प्रेजेंट वैल्यू 28,549। तो 28,549 रुपये मैंने लोन लिए, मैंने कहा मैं 10,000 के हिसाब से 4 किस्तों में जमा करूंगा। अब कोई मुझसे अगर पूछे कि इन 10,000 में से ब्याज का पैसा तुम कितना दे रहे हो और इंटरेस्ट का कितना दे रहे हो, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए क्या है, मैंने सबसे पहले लोन कितने का लिया 28,549। शुरुआत में जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे उसके अंदर ब्याज का पैसा ज्यादा होगा और इंटरेस्ट का पैसा कम होगा। समझ पा रहे हो बात। अगर आपने किसी ने कार लोन वगैरह लिया है तो आपको पता होगा कि पहले इंस्टॉलमेंट जैसे 20,000 का इंस्टॉलमेंट 20,000 का जमा करवाओगे, लेकिन लोन आपका सिर्फ 3-4 हजार से कम होगा, और अंत के समय में जैसे 20,000 जमा करवाओगे तो आपकी लोन का 17,000 18,000 इस तरीके से कम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि शुरुआत के अंदर जैसे 28,549 रुपए का मैंने लोन लिया तो पूरा का पूरा बाकी है, तो पहले साल 28,549 पूरे पे ब्याज लगेगा, जो कि 15% के हिसाब से बनता है 4,282 रुपये। अब मैंने 10,000 जमा तो करवाए इंस्टॉलमेंट के, लेकिन 4,282 रुपये तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ किसके किए, ब्याज के जमा किए। तो प्रिंसिपल बाकी का बचा जो मैंने प्रिंसिपल जमा करवाया कि 28,549 के लोन में से मैंने 5,717 रुपये वापस उसमें से जमा करवा दिए। तो मेरा लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा 22,831। अब दूसरे साल पूरे साल 22,831 मेरा बाकी रहा, तो इस पे 15% के हिसाब से उसने 3,424 रुपये मेरा ब्याज लगाया। मैंने उसको दे दिया 10,000। 10,000 में से 3,424 रुपये तो उसने कहा ब्याज के, बाकी का तुमने प्रिंसिपल मूल जो कम जमा करवा दिया। तो मूल कितने का जमा करवा दिया प्रिंसिपल 6576। अब 22,831 मेरे बाकी थे, जिसमें से 6576 रुपये मैंने क्या कर दिए जमा करवा दिए। तो अब मेरे कितने बचे 16,255 रुपये। फिर मैंने 16,255 तीसरे साल पूरे साल बाकी रहा, उस साल 16,255 पे मेरा पूरे साल का ब्याज बना 2,438 रुपये। अब 2,438 रुपये 10,000 में से मैंने ब्याज के दिए, तो बाकी के 7,561 रुपये किसके दिए, मैंने प्रिंसिपल के। तो 16,255 बाकी था, जिसमें 7,561 मैंने प्रिंसिपल के जमा करवा दिए, तो प्रिंसिपल मेरा बचा 86,093। फिर 86,93 15% के हिसाब से 1,303 रुपये मेरा ब्याज बना,
और ये 10,000 में से 1303 ब्याज का है, बाकी का 8693 मेरा प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से मेरा अल्टीमेटली लास्ट में कितना पैसा बचा, 0। समझ पा रहे हैं बात। तो ये इस तरीके से जो इसे क्या कहते हैं, लोन टेबल। अगर आपसे कोई पूछे कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं क्या? समझ पा रहे हैं बात। तो यहाँ तक का है, एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एफएम पूरी रटनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस कर ले तो पूरी एफएम आप समझ लोगे आसानी से। और आजकल आपको पता है कि रटने वाले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, समझ के आंसर देने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि मैं भी मान रहा हूँ कि ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये इतनी आसान हो जाएगी कि आप इसे बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। जिस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी कर पाओगे। क्लियर है? क्योंकि ये बातें थ्योरेटिकल चीजें समझने से समझ सकते हो, और आपको एहसास खुद को हो सकता है कि मुझे समझ आ गया, लेकिन समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं। जब तक आप खेल के मैदान में जाके खेलोगे नहीं, तब तक आप खेलना सीखोगे नहीं, चाहे आपने उस खेल के बारे में कितनी किताबें पढ़ ली हो। तो इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। आखिर आपको जाके भिड़ना पड़ेगा इन क्वेश्चन से, तभी आप जो है वो इनको कर पाओगे। क्लियर है? तो एक बार और मैं आज का समय देता हूँ, जिसके अंदर आप और जितना प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर कल जो है वो अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।